मॉक सिर्फ मार्क्स चेक करने के लिए नहीं होता है, मॉक एग्जाम दे के सीखने के लिए होता है। क्लैट एग्जामिनेशन तो 2 आवर्स का होता है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हमें पूरे पेपर को 1 आवर 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है। मॉक अटेम्प्ट करने का आइडियल ऑर्डर क्या होता है? बार बार देख रहा हूँ और मैं भूल जा रहा था कि मैंने अभी का 3rd लाइन पढ़ा, मैंने 1st लाइन भूल गया। ब्रेन फॉग होता क्यों है? बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम स्कोर कम आ रहा है इसलिए मॉक नहीं दे रहा हूँ। हेलो टू द एस्पिरेंट्स ऑफ क्लैट 2027। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट क्लैट मॉक लाइक अ टॉपर। इस वीडियो में हम लोग पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स रीस्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्यूचर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एक बात याद रखना, मॉक सिर्फ मार्क्स चेक करने के लिए नहीं होता है, मॉक एग्जाम दे के सीखने के लिए होता है। और जो स्टूडेंट मॉक को सीरियसली लेते हैं वही क्लैट के फाइनल पेपर में स्माइल करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। एक्चुअल क्लैट एग्जाम में आइडियल टारगेट होना चाहिए कि आप पूरा पेपर अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लो। क्यों मैम, क्लैट एग्जामिनेशन तो 2 आवर्स का होता है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हमें पूरे पेपर को 1 आवर 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है? क्योंकि लास्ट के 15 मिनट्स में OMR फिलिंग के लिए टाइम बचना चाहिए। OMR भी टाइम लेता है और याद रखो 98% स्टूडेंट अपनी लाइफ में पहली बार कंपटीशन एग्जामिनेशन जो हैं वो दे रहे होंगे। पैनिक होना आपके लिए बहुत नॉर्मल है। अगर OMR जल्दी भरोगे तो एक बबल अगर गलत भरा तुमने तो उसका प्राइस पूरे साल की मेहनत हो सकती है आपकी। इसलिए पेपर कंप्लीट करना ही काफ़ी नहीं है, सेफ OMR फिलिंग की भी स्ट्रैटेजी इज द पार्ट ऑफ योर एग्जाम क्वालिफिकेशन। अब आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन पे, मैम मॉक अटेम्प्ट करने का आइडियल ऑर्डर क्या होता है? देखो मेरा यहाँ पे आंसर सिंपल है, मॉक अटेम्प्ट करने का कोई भी आइडियल ऑर्डर नहीं होता है। इट वैरीज फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट। तो रिपीट करो आज मेरे साथ, देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑर्डर टू अटेम्प्ट द मॉक। हर एक स्टूडेंट अलग होता है। किसी स्टूडेंट की आपकी इंग्लिश अच्छी है, किसी स्टूडेंट की आपकी लीगल अच्छी है, किसी स्टूडेंट की आपकी लॉजिकल या एनालिटिकल रीजनिंग अच्छी है, किसी की जीके अच्छी है, किसी की मैथ्स अच्छी है। तो आपका क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो आपको करना है आइडेंटिफाई। ऑलवेज स्टार्ट योर मॉक विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन। स्ट्रॉन्ग सेक्शन के साथ स्टार्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और कॉन्फिडेंस मॉक के फर्स्ट 20 मिनट्स में बन गया तो पूरा पेपर पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलेगा। हाँ, मैं आपको ये तो यहाँ पे नहीं बता सकती कि आपका आइडियल मॉक को आप अटेम्प्ट कैसे करो, बिकॉज ये डिफर करता है बच्चा टू बच्चा कि भाई साहब देखिए जी, अपने हिसाब से अपना जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको चूज कीजिए और वही सब्जेक्ट से आप मॉक को स्टार्ट कीजिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट हर क्लैट एस्पिरेंट जो है वो फेस करता है, दैट इज ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग क्या होता है? आप लोग मुझे बोलते नहीं हो मैम मैं ना मॉक दे रहा था लेकिन कुछ टाइम पढ़ने के बाद क्या हुआ मैम कि मेरे को ना क्वेश्चन समझ में आना बंद हो गए, या मुझे किसी एक लाइन को 2 बार पढ़ना पड़ गया, या मैं बार बार देख रहा हूँ और मैं भूल जा रहा था कि मैंने अभी का 3rd लाइन पढ़ा, मैंने 1st लाइन भूल गया। इस सिचुएशन को ब्रेन फॉग बोलते हैं। ब्रेन फॉग होता क्यों है? अगर आप कॉन्टिन्यूसली रीड करते रह जाओगे तो ब्रेन फॉग होना बहुत जायज़ है। अगर आपने इंग्लिश में कॉन्टिन्यूसली 5 पैसेजेस पढ़ लिए, उसके बाद सीधे अगर आपने लीगल खोला जहां पे फिर से हैवी रीडिंग रिक्वायर्ड है, तो आपका ब्रेन बोलेगा बॉस थोड़ा तो रहम करो मेरे ऊपर। रिजल्ट क्या होगा ब्रेन फॉग का कि आपका रीडिंग जो है वो आपका स्लो हो जाएगा, कंसंट्रेशन टूट जाएगा, सेम लाइन आप 2 बार पढ़ने लगोगे और टाइम ऐसे ही उड़ जाएगा। इसका सल्यूशन बहुत प्रैक्टिकल है। सपोज अगर आपने इंग्लिश कंप्लीट कर लिया, उसके बाद सीधे आप किसी ऐसे सेक्शन पे मत जाइए जहां पे हैवी रीडिंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीगल या लॉजिकल या एनालिटिकल रीजनिंग। पहले अगर आपने इंग्लिश खत्म किया है तो पहले आप 50 to 20 जीके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ब्रेन को रीडिंग से एक छोटा सा ब्रेक मिल जाएगा, फिर जाके आप लीगल अटेम्प्ट कीजिए। लीगल के बाद रिमेनिंग जीके जो है वो आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद 2-3 मैथ्स के क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। फिर से आपके ब्रेन को रीडिंग से आपका ब्रेक मिल गया, उसके बाद फिर आप अपना फाइनल जंप लीजिए ऑन द एनालिटिकल रीजनिंग और ऑन द लॉजिकल रीजनिंग, और आफ्टर कंप्लीटिंग इट फिर अपने मैथ्स को आप कंप्लीट कीजिए। मतलब कॉन्टिन्यूस रीडिंग को आप मत कीजिए।
कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन हैवी रीडिंग सेक्शन एंड लाइट या नो रीडिंग सेक्शन। ब्रेन को भी रिकवरी मिलती रहेगी और पेपर का फ्लो भी मेंटेन रहेगा। लेकिन ये हैबिट डायरेक्ट मैदानी जंग में यानी क्लैट के एग्जाम के दिन मत आप इस्तेमाल कर लेना। इसकी प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए और इसको आप मॉक से आप ये चीज़ आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। मॉक आपका लेबोरेटरी है, जितने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कीजिए। क्लैट फाइनली आपका एग्जाम होगा। अब मेरी तरफ से कुछ टॉपर्स के लिए स्ट्रैटेजी है। रूल नंबर 1, क्वेश्चन से प्यार मत करो। क्वेश्चन आपकी माशूका नहीं है। अगर 40 to 45 सेकेंड्स में डायरेक्शन नहीं मिल रहा है क्वेश्चन का, तो उस क्वेश्चन को रिव्यू मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। टॉपर ईगो से नहीं, स्ट्रैटेजी से पेपर देते हैं। रूल नंबर 2, क्लॉक से दोस्ती करो। हर सेक्शन के बाद टाइम चेक करो। हर क्वेश्चन के बाद टाइम चेक मत करो, वरना टाइम देखते रह जाओगे और टाइम निकलते चले जाएगा। रूल नंबर 3, एक्यूरेसी इज द किंग। अगर आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें से बस आप 85 क्वेश्चन को करेक्ट कर पाए, तो ये कोई इंप्रेसिव अटेम्प्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और आपके 95 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इंप्रेसिव अटेम्प्ट। क्लैट में इंटेलिजेंट अटेम्प्ट मैटर करता है। रूल नंबर 4, हर मॉक के बाद एनालिसिस मॉक भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 घंटा मॉक दिया तो मिनिमम 3 घंटा एनालिसिस भी करो। टेक्निकली तो 2 घंटे का मॉक होगा, लेकिन एटलीस्ट एक बार बैठ के देखो कि मॉक आप फाइनली कितने घंटे में खत्म कर रहे हो। हर गलती को क्लासिफाई करो। कंसेप्ट मिस्टेक देखो, रीडिंग मिस्टेक देखो, गेस वर्क देखो, टाइम प्रेशर देखो, या जो आपने सिली एरर्स किए हैं, इन सारी चीज़ों को आप मॉक में एनालाइज करोगे। अगर मिस्टेक का रीज़न नहीं पता तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो पाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, करंट अफेयर्स बैकलॉग को कभी माउंटेन मत बनाओ। रोज सिर्फ 30 to 40 मिनट्स बैकलॉग को डेडिकेट करो। एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला फॉलो करो। 15 मिनट लेक्चर या मैराथन रिवीजन, 15 मिनट्स पीडब्ल्यू के मटेरियल्स के क्लास नोट्स से या वीकली नोट्स को आप रिवाइज करोगे। 10 मिनट सेल्फ रिवीजन करोगे। वीकेंड पे सिर्फ बैकलॉग एंड रिवीजन करोगे। रोज थोड़ा थोड़ा बैकलॉग खत्म होगा और स्ट्रेस भी नहीं बनेगा। एंड अगर बहुत ज़्यादा है तो मैराथन सेशन को यूज़ करो। पहले मैराथन से ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लो, फिर पीडब्ल्यू के क्लास नोट्स, वीकली एनालिसिस नोट्स, टॉपिक ऑफ द वीक नोट्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैराथन्स के नोट्स से रिवीजन करो। इससे रिवीजन फास्ट होगा एंड रिटेंशन भी स्ट्रांग होगा। अब एक हार्श ट्रुथ को सुनो, मॉक से डरने वाले स्टूडेंट्स कभी क्लैट में जीत नहीं सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम स्कोर कम आ रहा है इसलिए मॉक नहीं दे रहा हूँ। भाई इस लॉजिक से तो जिम भी मत जाओ, क्योंकि मसल्स नहीं आ रहे हैं तुम्हारे। मॉक का पर्पस टॉपर फील करना नहीं होता है, मॉक का पर्पस है टॉपर को बनाना। इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन देखने से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं मिलता है। यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी वीडियो देखने से रैंक नहीं आती है। रैंक आती है चेयर पे 2 घंटे कॉन्टिन्यूसली बैठने से, मॉक को एनालाइज करने से, गलती रिपीट ना करने से एंड रोज डिसिप्लिन मेंटेन करने से। एक दिन आएगा जब काउंसलिंग पोर्टल खुलेगा, पेरेंट्स के फेस पे स्माइल होगी, नेशनल लॉ का ऑफर लेटर आपके स्क्रीन पे होगा और उस दिन आपको याद भी नहीं रहेगा कितने मॉक दिए थे। बस इतना याद रहेगा, अच्छा हुआ उस दिन मैंने मॉक से भागना बंद कर दिया था। सो माय फ्यूचर एडवोकेट, मॉक को एग्जाम मत समझो, मॉक को अपना कोच बना लो। हर मॉक तुम्हें थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग बनाएगा। और याद रखना, टॉपर वो नहीं होता है जो कभी गलती ही नहीं करता है। टॉपर वो होता है जो एक गलती को दूसरी बार नहीं करता है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है बेटा, प्लीज़ डू ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो माय फ्यूचर एडवोकेट्स एंड माय नियर फ्यूचर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर यू टू सक्सीड। आर यू? थैंक यू।